तो हेलो दोस्तों, आज अपन लोग इस चैनल के ऊपर एचटीएमएल स्टार्ट करने वाले हैं। अपन लोग जानने वाले हैं एचटीएमएल के बारे में, एचटीएमएल क्या होती है, इसमें कौन कौन से टैग्स होते हैं, इसको कैसे यूज़ करते हैं हम। तो आपको इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको वीएस कोड अपने लैपटॉप के अंदर डाउनलोड करना है और उसको अपने पीसी के अंदर इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है। अगर आप लोगों को वीएस कोड का सेटअप करना अपने पीसी में नहीं आ रहा है तो आप लोग मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में। अब मैं आप लोगों के लिए इस पर एक सेपरेट वीडियो ले आऊँगा कि कैसे वीएस कोड का सेटअप करते हैं अपने पीसी के अंदर। ओके। तो डाउनलोड करने के बाद आपको करना ये है कि अपना वीएस कोड अपने पीसी पर ऑन कर लेना है। आप लोग जब अपना वीएस कोड पीसी पर ऑन करेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। ओके। आपको क्या करना है, आपको एक अपना फ़ोल्डर सेलेक्ट करना है जिसमें आप लोग अपना पूरा कोड करने वाले हो एचटीएमएल का। ओके। तो उस फ़ोल्डर को ओपन करने के लिए आपको क्या करना है, अपना ये हेडर पार्ट में आपको यहाँ पर वीएस कोड के नंबर में यहाँ पर आपको एक फ़ाइल का ऑप्शन होगा, उस पे क्लिक करना है। ओके। देन आपको यहाँ पे एक ऑप्शन है ओपन फ़ोल्डर का, और देखना है यहाँ पर ये ऑप्शन है ओपन फ़ोल्डर का, उस पे क्लिक करना है। देन आपको अपने डेस्कटॉप या जहाँ पर भी आपने फ़ोल्डर बनाया है उस पाथ पर जाना है। ओके। देन सेलेक्ट योर फ़ोल्डर। तो मेरे केस में मेरा फ़ोल्डर यूट्यूब है। ओके। आप लोग अपना फ़ोल्डर जिस भी नाम से बनाएँगे उस पे क्लिक करना। देन यहाँ पर आपका ऑप्शन है यहाँ पर सेलेक्ट फ़ोल्डर का, उस पे क्लिक कर लेना। तो अब आपको पता कैसे चलेगा आपका फ़ोल्डर सेलेक्ट हो गया या ओपन हो गया है या फिर नहीं हुआ है। तो आप लोगों को यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेरे फ़ोल्डर का नाम दिख रहा है यूट्यूब। आपके केस में ये आपके फ़ोल्डर का नाम होगा, जैसे आपने जो भी आपने अपने फ़ोल्डर को नाम दिया होगा यूट्यूब, एचटीएमएल, अ, जो भी आपने जैसा भी नाम दिया होगा अपने फ़ोल्डर को, वो नाम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है। तो अपना फ़ोल्डर ओपन करने के बाद आपका फर्स्ट स्टेप ये होगा कि आप लोगों को एचटीएमएल में कोड करना है, या तो आपको एचटीएमएल की फ़ाइल बनानी ही पड़ेगी। ओके। तो अब न्यू एचटीएमएल फाइल बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको अपने फ़ोल्डर के नाम के जस्ट सामने ये एक आइकन दिख रहा होगा, और इस पे जब जैसे ही आप होवर करते हैं आपको यहाँ नीचे दिखाएगा न्यू फाइल। तो आप इस पर क्लिक करना है आपको। आपने जैसे ही क्लिक करा, आपसे ये कुछ इनपुट माँगेगा। इस इनपुट में आपको क्या देना है, आपको जो भी अपनी फ़ाइल का नाम देना चाहते हो आप लोग, जैसे मान लो मुझे मेरी फ़ाइल का नाम देना है इंडेक्स। अ, इंडेक्स। ओके। मुझे मेरी फ़ाइल का नाम देना है इंडेक्स। तो मैंने यहाँ पर इंडेक्स लिख दिया। अब आप लोगों को क्या करना है, इसमें लास्ट में आपको डॉट एचटीएमएल लगाना है। आप लोगों को एचटीएमएल में कोड करना है तो आपको ये लगाना ही पड़ेगा डॉट एचटीएमएल। इसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन। ओके। हर एक लैंग्वेज की अपनी एक्सटेंशन होती है। ओके। तो आप लोगों को अपनी फाइल का नाम लिखना है। देन आपको लास्ट में डॉट एचटीएमएल एक्सटेंशन जरूर लगाना है। अगर आप लोग नहीं लगाएंगे तो वो आपकी एचटीएमएल की फाइल नहीं मानी जाएगी, वो आपकी टेक्स्ट फाइल बन जाएगी। ओके। तो मैंने अपने केस में फ़ोल्डर का नाम रखा है इंडेक्स और लास्ट में डॉट एचटीएमएल एक्सटेंशन लगा दिया। अब मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर मेरी फ़ाइल क्रिएट हो गई है। ठीक है। आप लोग देखेंगे मेरी यहाँ पर फ़ाइल क्रिएट हो गई है इंडेक्स डॉट एचटीएमएल नाम से। अब अपन इसी फ़ाइल में पूरा का पूरा कोड करने वाला है एचटीएमएल का। ओके। तो अपन क्या करने वाले हैं, सबसे पहले मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। मैंने कर लिया। ठीक है। तो अब अपन लोग इस फ़ाइल के अंदर अपना पूरा कोड लिखने वाले हैं। अब कोड लिखने से पहले एक बार छोटा-सा ओवरव्यू ले लेते हैं, एचटीएमएल बेसिकली होता क्या है। तो एचटीएमएल स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एचटीएमएल जो हमारी होती है, इसका यूज़ हम करते हैं हमारे वेब पेजेस को स्ट्रक्चर करने के लिए। मतलब हम अपने वेब पेज पर कंटेंट डिफाइन करते हैं कि किस तरीके का कंटेंट दिखने वाला है, किस तरीके से पैराग्राफ होगा, किस तरीके की हेडिंग होगी, कौन-कौन सी इमेजेस होगी, किस तरीके के लिंक्स होंगे, किस तरीके का फॉर्म होगा। इस तरीके की चीज़ें हम अपने वेब पेज के अंदर डिफाइन करने के लिए एचटीएमएल का यूज़ लेते हैं। ठीक है। तो इतना तो जान लो एचटीएमएल के बारे में, बहुत है। बाकी हम जैसे-जैसे हम कोड करेंगे हमें समझ में आ जाएगा एचटीएमएल का क्या रोल होता है वेब डेवलपमेंट के अंदर। ओके। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, एचटीएमएल का एक बॉयलर प्लेट कोड लिखने वाले हैं। अब बॉयलर प्लेट कोड क्या होता है, हर एक लैंग्वेज का अपना एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कोड होता है जो हमें लिखना ही पड़ता है कोड करने से पहले। जैसे जावा में भी हमें मेन फंक्शन लिखना होता है। सी लैंग्वेज अगर आप लोगों ने पढ़ी होगी तो उसमें भी हमें मेन फंक्शन लिखना ज़रूरी है, उसके अंदर ही हम अपना पूरा कोड करते हैं। ओके। तो वैसे ही एचटीएमएल के अंदर भी एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कोड होता है जो हमें लिखना ही पड़ेगा, उसके बाद हम अपनी कोडिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो हम अपना बॉयलर प्लेट कोड लाने के लिए एचटीएमएल के अंदर हम क्या करेंगे, सिंपली हमें विंडोज़ पे प्रेस करना है, शिफ्ट और 1 का ऑप्शन होता है, उसे दबाना। तो आपका ये एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा। तो आपको
जैसे ही ये ऑप्शन आएगा आप लोगों को एंटर प्रेस कर देना है, आपका बॉयलर प्लेट कोड रेडी हो जाएगा आपकी फाइल के अंदर। ओके, तो अब अपन लोग समझ लेते हैं कि ये बॉयलर प्लेट कोड हमने लिख तो लिया है, अभी चीज़ें है क्या एक बार ये समझ लेते हैं, बेसिक ओवरव्यू ले लेते हैं इसके बारे में, फिर अपन अपना कोड चालू करने कर लेंगे। ओके, तो मैं एक बार के लिए ये समझा देता हूँ आप लोगों को एक एक लाइन के अंदर कि ये चीज़ें क्या क्या है। तो हमारे पास ये सबसे जो पहली लाइन है इसमें लिखा हुआ है डॉक टाइप HTML। इसका मतलब क्या होता है? सिंपली इसका मतलब ये होता है कि ये जो लाइन है ये हमें बताइए कि हम अपने HTML का कौन सा वाला वर्जन यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो ये सिंपल इसका मतलब यही है कि हम अपने HTML का वर्जन 5 यूज़ कर रहे हैं हमारी कोड के अंदर। तो यही यूज़ होता है हमारे डॉक टाइप HTML का HTML के अंदर। सेकंड लाइन है HTML। तो हमारे HTML, तो इस HTML टैग को हम बोलते हैं, ये टैग है पूरा का पूरा HTML, जो कि रूट टैग होता है, जो कि पूरा का पूरा कोड कंटेन करता है। ये हमारा हेड टैग और बॉडी टैग दोनों को कंटेन करता है HTML टैग, इसलिए हम इसे कहते हैं रूट टैग। ओके, अब HTML टैग टैग के अंदर हमारे पास दो टैग होते हैं, एक होता है हमारे पास हेड टैग और दूसरा हमारे पास होता है जो बॉडी टैग। अब हम समझेंगे हेड टैग। हेड टैग क्या होता है? हेड टैग बेसिकली हेड टैग के अंदर हम कभी भी कोडिंग नहीं करते हैं। हेड टैग हमारा होता है जो हमें बताता है हमारे डॉक्यूमेंट या वेब पेज का जो भी टाइटल होने वाला है, वो बताता है हमें, वो भी टाइटल टैग के अंदर बताता है हमें। जैसे यहाँ पे बताया हुआ है टाइटल टैग के अंदर डॉक्यूमेंट। अब आपको अपने वेब पेज का मान लो टाइटल चेंज करना है, तो आपको सिंपली यहाँ से डॉक्यूमेंट को हटा के मान लो आप लिख देंगे माई। तो चलो अब अपन लोग अपने टैग्स के अंदर टैग्स को एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो सबसे पहला टैग आता है वो आता है हेडिंग टैग। ओके, तो हेडिंग टैग का क्या यूज़ होता है अपने वेब पेजेस बनाने में? हेडिंग टैग वेबसाइट के अंदर हेडिंग्स को डिफाइन करने के लिए काम में आते हैं। अब हेडिंग हेडिंग टैग्स को हम लिखते हैं कैसे? हम सिंपल लिखते हैं मान लो H1। ओके, हमने लिखा और एंटर प्रेस कर दिया, हमारे पास हेडिंग टैग रेडी है। ओके, तो ये सबसे पहला वाला जो H1 लिखा हुआ है ये इसका ओपनिंग टैग हम इसे बोलते हैं, और दूसरा वाला जो है उसे हम क्लोजिंग टैग बोलते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस कैसे पता लगा कि भाई कौन सा वाला ओपनिंग है और कौन सा वाला क्लोजिंग है? जो पहले आएगा वो ओपनिंग, जो बाद में आएगा वो क्लोजिंग, सिंपल। और दोनों में और क्या डिफरेंस है? देखो दिखाता हूँ थोड़ा जूम करके। दोनों में डिफरेंस ये है कि देखो हमारे क्लोजिंग टैग के अंदर सिंपल ये स्लैश आता है। देखो यहाँ पर हमारे पास स्लैश आ रहा है, तो इसे हम समझ जाएंगे भाई ये वाला हमारा क्लोजिंग टैग है और ये वाला हमारा ओपनिंग टैग है। तो HTML में मैक्सिमम एलिमेंट्स के ओपनिंग टैग तो होते ही हैं, साथ साथ उनके क्लोजिंग टैग भी होते हैं। कुछ एक एलिमेंट होते हैं जो जो जिनको हम बोलते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग। उनको हम आने वाली वीडियोज़ या इसी लेक्चर में समझ लेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम हेडिंग डिफाइन करने के लिए मान लो ये हमारी सबसे बड़ी हेडिंग है H1। हेडिंग टोटल 6 प्रकार की होती है, H1 से लेकर H6 तक। सबसे बड़ी हेडिंग होती है H1, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होती है, और H6 जो होती है वो सबसे छोटी हेडिंग होती है। तो ये घटते हुए क्रम में होता है। H1 सबसे बड़ी हेडिंग होती है, H2 उससे छोटी हेडिंग होती है, और H3 उससे छोटी होती है, और ऐसे करते करते H6 जो होती है वो सबसे छोटी हेडिंग होती है। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम सिंपली लिख लेते हैं, एक बार इनको लिख के देख लेते हैं, इनका आउटपुट देख लेते हैं। तो हम लिखेंगे हमने H1 टैग बनाया, अब इसके अंदर हम कंटेंट देने वाले हैं। हम लिखेंगे, मान लो मैंने लिख दिया हेडिंग 1। अभी मैंने हेडिंग 1 लिखा है, ये क्या है? बेसिकली हम ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में जो कुछ भी लिखते हैं उसे हम बोलते हैं उस टैग का कंटेंट, जो कि हमारे वेब पेज में डिस्प्ले होने वाला है। तो मैंने अब यहाँ पर H1 टैग के बीच में जो कंटेंट लिखा है हेडिंग 1, ये हमें सिंपली अपने ब्राउज़र के वेब पेज पर दिखने वाला है। ओके, तो इसे देखने के लिए हमें क्या करना होगा? तो हमें सिंपली राइट क्लिक करना होगा, और यहाँ ऑप्शन आ रहा है ओपन विथ लाइव सर्वर। मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा, मैं जैसे इस पर क्लिक किया, ये मुझे अपने ब्राउज़र पर ले गया, और यहाँ मुझे दिख रहा है क्या? हेडिंग 1। यहाँ मुझे हेडिंग 1 दिख रहा है, तो मतलब इसका आउटपुट हमारे वेब ब्राउज़र पर आ गया है। H1 हमने टैग लिखा, इसके बीच में हमने लिखा हेडिंग 1, और जैसे हमने इसे ब्राउज़र में रन किया, हमें यहाँ पर हेडिंग 1 देखने को मिल गया, मतलब अपना कोड जो है काम कर रहा है। ओके, अब मैंने यहाँ राइट क्लिक करके मेरे यहाँ ऑप्शन आ रहा है ओपन विथ लाइव सर्वर। जब आप सबसे पहली बार VS कोड को इंस्टॉल करोगे और पहली बार आप लोग HTML रन करोगे, तो आपकी ये सिंपल ओपन विथ लाइव सर्वर का ऑप्शन नहीं आने वाला। आपको इसको अपने VS कोड में लाने के लिए क्या करना है? आपको यहाँ पर ये वाला ऑप्शन दिख रहा होगा एक्सटेंशंस का, इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आप लोगों को सर्च करना है ओपन विथ लाइव सर्वर।
ओपन विथ नहीं, ओनली आप सर्च करना लाइव सर्वर। आप जैसे सर्च करेंगे लाइव सर्वर और मेरा नेट स्लो है, तो यहाँ पर एक एक्सटेंशन आ जाएगी लाइव सर्वर के नाम से। उसको क्लिक करके आप लोग इंस्टॉल कर लेना। और मेरा नेट स्लो है तो बाद में आपको दिखा दूंगा मैं। तो आप लोग कर लीजिएगा लाइव सर्वर इंस्टॉल। जैसे आप लोग उसको इंस्टॉल कर लेंगे, आप यहाँ पर आके राइट क्लिक कीजिएगा, आपका ये वाला ऑप्शन आने लग जाएगा। और जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, आपका ब्राउज़र में जो है आपका आउटपुट जो है आपको दिखाई दे देगा अपने कोड का। तो मेरे केस में मेरा आउटपुट है हेडिंग 1, क्योंकि मैंने H1 टैग के बीच में हेडिंग 1 लिखा है, तो वहाँ हेडिंग 1 दिखा रहा है। अगर मैं आप मान लो लिख लूँ, मान लो यहाँ पे मैं लिख दूँ सबसे बड़ी हेडिंग, सबसे बड़ी सबसे बड़ी हेडिंग, तो क्या मेरे ब्राउज़र में भी ये चेंज हो जाएगा? हाँ, तो मेरे ब्राउज़र में भी ये चेंज हो जाएगा। यहाँ पे दिखा रहा है सबसे बड़ी हेडिंग, मतलब मैं इनके बीच में जो कुछ भी लिखूंगा वो मेरे ब्राउज़र पर दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। तो अभी हम इसे लिख देते हैं सिंपल हेडिंग 1। ओके, मैंने लिखा हेडिंग 1। अब मैंने आपको बताया था हेडिंग टैग जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं, H1 से लेकर H6 तक। तो हम सबको एक बार एक्सप्लोर कर लेते हैं। इसी को मैं कॉपी करके पेस्ट करता हूँ एक बार। और 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये 6 बार मैंने लिख दिया। तो मैं सब सेकंड वाले को एक बार देता हूँ हेडिंग 2 नाम। इसे मैंने नाम दिया हेडिंग 2। ओके, इसे मैं देता हूँ हेडिंग 3 नाम। इसे मैं देता हूँ हेडिंग 4। और इसे मैंने दिया हेडिंग 6। ओके, अब मैंने यहाँ पे लिख लिया 6 तरह की हेडिंग। और ये H1 हो गई, ये H2 हो गई, और ये H3 हो गई। ऐसे करते करते यहाँ पर मैंने H6 लिख दी। 6 की 6 हेडिंग लिख दी। अब इनमें मेन डिफरेंस क्या होता है वो अपन लोग अपने ब्राउज़र के आउटपुट में देखने वाले हैं। जैसे मैं ब्राउज़र पर अपना आउटपुट चलाता हूँ तो आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर सबसे बड़ी और जो बोल्ड हेडिंग है वो क्या है, हेडिंग 1। ओके, और जो सबसे छोटी और कम जो बोल्ड हेडिंग है वो कौन सी है, वो है हेडिंग 6। तो हेडिंग 1 जो है सबसे बड़ी होती है और हेडिंग 6 जो है सबसे छोटी होती है। तो ऐसे ही करते करते हेडिंग 1 सबसे बड़ी, हेडिंग 2 से छोटी, हेडिंग 3 इससे छोटी, और हेडिंग 4 से छोटी, हेडिंग 5 से छोटी, और हेडिंग 6 सबसे छोटी। ओके, तो सबसे ज़्यादा जो हमारे कोड में काम आती है वही 3 हेडिंग काम में आती है, H1 H2 और H3। H3 भी जो है बहुत रेयरली काम में आती है। H4 H5 और H6 ना के बराबर काम में आती है कोडिंग के अंदर। तो इस तरीके से हमारे पास 6 तरह के हेडिंग टैग होते हैं हमारे कोड के अंदर। हमने हेडिंग टैग समझ लिया, अब समझने वाले नेक्स्ट टैग अपना पैराग्राफ टैग। ओके, तो एक बार मैं इसको हटा देता हूँ अपने कोड से। तो आपको पैराग्राफ टैग बनाने के लिए सिंपल क्या करना है, आपको लिखना है P और आपको एंटर प्रेस करना है। आपके लिए पैराग्राफ टैग रेडी है। अब इसके अंदर आपको अपना पैराग्राफ लिखना, पैराग्राफ और कंटेंट। तो पैराग्राफ टैग बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपली P प्रेस करना है अपने कीबोर्ड में और आपको एंटर प्रेस कर देना। आपका पैराग्राफ टैग रेडी है। अब इसके अंदर आप अपने पैराग्राफ का, आप अपना जो भी पैराग्राफ लिखना है, आपको जो भी कंटेंट लिखना है, जो भी आपको कंटेंट अपनी वेबसाइट पे दिखाना है, जो भी पैराग्राफ आपको अपनी वेबसाइट पे दिखाना है, लिख दो। अब मेरे पास अब मेरे केस में कोई पैराग्राफ नहीं है, पर आप लोगों को पढ़ाने के लिए मैं आप लोगों को ट्रिक बताता हूँ रैंडम पैराग्राफ जनरेट करने की। आप लोगों को अपने कीबोर्ड प्रेस करना है लॉरेम। आप लिखेंगे लॉरेम और आपको एंटर प्रेस कर देना है। तो आपके पास ये जो है डमी पैराग्राफ जो है आपके कीबोर्ड में, तो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। कैसे लाया मैंने ये, मैंने सिंपल क्या करा, एक बार मैं हटाता हूँ इसको। ये मेरा पैराग्राफ टैग है, इन दोनों के बीच में मैंने लिखा लॉरेम। लॉरेम लिखकर एंटर प्रेस करा, मेरे पास आ गया है क्या, डमी पैराग्राफ आ गया। ओके, अब ये जो मैंने लिखा है पी टैग के बीच में, ये जो लॉरेम जो भी ये लिखा हुआ है, अब ये आपको अपने ब्राउज़र पर आउटपुट में कैसे दिखाई देगा, आपको सिंपल ये आपको ऐसे अपने ब्राउज़र में आउटपुट में दिखाई देने वाला है। ओके, तो आप लोगों को पैराग्राफ लिखना भी मैं समझता हूँ आ गया होगा। तो अपन सिंपली जो जो लिखते हैं, अपन एक काम करते हैं इसमें इम्प्लीमेंट भी कर देते हैं। अपन ने तो सबसे पहले क्या पढ़ा था, मान लो हेडिंग टैग पढ़ी तो ओके। तो मैं लिखता हूँ हेडिंग वर्ड, H1 के अंदर लिख लेता हूँ हेडिंग। तो आप लोगों को दिखेगा डिफरेंस। तो ये हमारी हेडिंग हो गई। ओके, ये हमारा पैराग्राफ हो गया। अब हम तीसरा टैग पढ़ने वाले हैं हमारे,
लाइन ब्रेक एंड हॉरिजॉन्टल रूल। अब इन दोनों का मतलब क्या होता है? लाइन ब्रेक के लिए हम यूज़ करते हैं बी आर टैग का। अब बी आर टैग से क्या होता है? बी आर टैग से मान लो आपका ये जो पैराग्राफ आपने लिखा है, ये सिंपल पूरा का पूरा क्या कर रहा है, एक लाइन के अंदर आ रहा है पूरे का पूरा, कहीं पे भी लाइन ब्रेक नहीं हो रही है, नेक्स्ट लाइन नहीं आ रही है, जैसा मैंने वहाँ लिखा है वैसा का वैसा ही यहाँ आ गया। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए कि जैसे मान लो ये वाला जो वर्ड लिखा हुआ है इलिट, इसके बाद का जो ये लिखा हुआ है, जो ये कंटेंट है पूरा का पूरा, जो ये नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो जाए। ओके, तो ये करने के लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे बी आर टैग का यूज़ करना पड़ेगा। बी आर टैग का मतलब यही होता है, ब्रेक द लाइन। तो मुझे इलिट के बाद का कंटेंट जो है नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट करना था, तो मैं इलिट के जस्ट बाद लाऊंगा बी आर टैग। मैंने बी आर टैग लिखा, अब मैंने सेव करा, अब मैं अपने ब्राउज़र में जाऊँगा तो आप लोग देखेंगे इलिट के बाद का जो भी पूरा का पूरा कंटेंट है वो आ गया, नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो गया। तो अगर मैं एक बार और बी आर टैग लगाऊँ तो क्या होगा? तो आप लोग देखेंगे एक लाइन और शिफ्ट हो गया उसके बाद वाला कंटेंट। ये वाली लाइन तो शिफ्ट हुई, उसके बाद एक लाइन और शिफ्ट हो गया है। तो जितने बी आर टैग होंगे अपने आपके कोड में, उसके बाद का कंटेंट उतनी लाइन जो है शिफ्ट हो जाएगा। तो आप लोगों को मैंने अभी बताया था कि भाई कुछ टैग जो होते हैं जिनका ओपनिंग टैग भी होता है और क्लोजिंग टैग भी होता है, लेकिन कुछ टैग ऐसे होते हैं जिनका केवल जिनको बोलते हैं हम सेल्फ क्लोजिंग टैग। तो बी आर टैग जो है उन्हीं में से एक टैग है। आप लोग सिंपली देखेंगे इसका केवल हमारे पास क्या है, ओपनिंग टैग ही है। आपको जूम कर दिखा दूँ तो आप लोग देखेंगे इस बी आर टैग का कोई ओपनिंग कोई क्लोजिंग टैग नहीं है। तो ये इसको हम बोलेंगे सेल्फ क्लोजिंग टैग। ओके, मैं वहाँ पे जूम आउट कर लेता हूँ। तो इसको हम सिंपल बोलेंगे क्या, सेल्फ क्लोजिंग टैग। तो बी आर टैग आपने समझ लिया। बी आर टैग से क्या होगा, आपका जो भी नेक्स्ट कंटेंट होगा बी आर के बाद का, वो आपको जो है नेक्स्ट लाइन में देखने को मिल जाएगा। और हमने पहला टैग समझ लिया बी आर टैग। अब नेक्स्ट जो टैग है उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रूल। तो उसका मतलब क्या होता है? पहले समझ लेते हैं हम उसको कैसे कैसे लिखते हैं। अपने कोड के अंदर हम उसको लिखते हैं एच आर टैग से। अब एच आर टैग से क्या होता है? एच आर टैग से पहले हम इसको एक काम करते हैं, लिख के देख लेते हैं क्या होता है हमारे एच आर टैग से हमारे कोड के अंदर। और मैंने सिंपली इस पैराग्राफ के बाद लिख दिया एच आर, और मैंने कर दिया एंटर प्रेस। तो एच आर भी जो है सेल्फ क्लोजिंग टैग है, इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं है। अब मैंने जैसे एच आर लिखा, अब इसका जो इम्पैक्ट हम चल के अपने कोड में देखते हैं क्या होगा। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे, मैं जूम कर दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग, यहाँ पर सिंपल एक लाइन आ गई है, हमारे पैराग्राफ के बाद एक लाइन आ गई है। देख रहे होंगे आप लोग, हमारे पैराग्राफ के बाद यहाँ पर एक लाइन आ गई है। तो इस लाइन को क्रिएट करने के लिए हमने वहाँ पर कौन सा टैग यूज़ किया था? एच आर टैग। एच आर टैग का मतलब है हॉरिजॉन्टल रूल, मतलब हॉरिजॉन्टली हमें एक लाइन क्रिएट करनी है तो हम यूज़ करेंगे एच आर टैग का। अब मैंने पैराग्राफ टैग के बाद आपको एक लाइन दिखा दी। अब मैं काम करता हूँ, आपको हेडिंग के बाद भी एक एच आर लगा देता हूँ। मैंने हेडिंग के बाद भी एक और एच आर लगा दिया। अब क्या होगा? तो हमारे कोड के अंदर क्या होगा, अब हम जो जो हमारा हेडिंग लिखा होगा उसके जस्ट बाद हमें एक लाइन देखने को मिलेगी हमारे कोड के अंदर। हमने इसे सेव किया, हम अपने ब्राउज़र पर गए, हमने वहाँ देखा हमारे यहाँ पे हमने लिखा है हेडिंग, और हेडिंग के जस्ट बाद हमें क्या देखने को मिला है, यहाँ पर एक लाइन देखने को मिली। ओके, तो हमने दो एच आर टैग का यूज़ किया था, एक हेडिंग के बाद और एक पैराग्राफ के बाद। तो हमें दोनों के बाद एक लाइन देखने को मिली। हेडिंग के बाद यूज़ किया था तो हेडिंग के बाद वाले एच आर की लाइन ये वाली है, और पैराग्राफ के बाद यूज़ किया था तो पैराग्राफ के बाद वाली एच आर की लाइन कौन सी है, ये वाली है। ठीक है, तो आप लोग उम्मीद करता हूँ समझ गए होगे बी आर टैग और एच आर टैग क्या यूज़ में आते हैं। बी आर टैग का मतलब है ब्रेक द लाइन, मतलब बी आर टैग के बाद वाला जो भी कंटेंट है वो नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो जाएगा। और एच आर टैग का मतलब है हॉरिजॉन्टल रूल, मतलब हॉरिजॉन्टली हमें एक लाइन क्रिएट करनी होती है हमारे कोड के अंदर, तो हमें क्या करना है, एच आर टैग का यूज़ करना है। ओके, अब नेक्स्ट जो दो टैग होने, अपन लोग नेक्स्ट देखने वाले इमेज टैग और एंकर टैग के बारे में। हम देखते हैं इमेज टैग। इमेज टैग का यूज़ हम क्यों करते हैं? अगर हम हमें अपने वेब पेज के अंदर मान लो कोई भी इमेज इंसर्ट करवानी है या इमेज दिखानी है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, इमेज टैग। ओके, तो इमेज टैग लिखने के लिए हम क्या करेंगे, IMNG प्रेस करेंगे सिंपल, और एंटर प्रेस कर देंगे। अब हम देखेंगे कि भाई इमेज टैग हमसे दो चीज़ें मांग रहा है। क्या क्या मांग रहा है? एक तो SRC, दूसरा मांग रहा है एल्ट, ALT, एल्ट। ओके, तो अब इनका मतलब क्या समझ लेते हैं फटाफट से। तो SRC सिंपली हमें क्या करना है, SRC के अंदर हमें क्या प्रोवाइड करना है, SRC के अंदर हमें प्रोवाइड करना है उस इमेज का पाथ, जिस इमेज को हमें अपने वेब पेज के अंदर दिखाना है। ओके,
तो अभी हमारे पास एज सच कोई इमेज है नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे अपने सिंपल अपने ब्राउज़र पर जाएंगे। ब्राउज़र के अंदर हम सर्च करेंगे। मान लो मुझे लॉयन की इमेज दिखानी है अपने वेब पेज के अंदर, तो मैं सर्च कर दूंगा लॉयन। ओके, और हम जाएंगे इमेजेस पे। मान लो मुझे इस वाले लॉयन की इमेज अपने वेब पेज के अंदर दिखानी है। तो इस लॉयन का जो है हमें पाथ कॉपी करना पड़ेगा। पाथ को कॉपी करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल हमें राइट क्लिक करना है। हमने राइट क्लिक किया। उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, कॉपी इमेज लिंक का। दो ऑप्शन है, कॉपी इमेज और कॉपी इमेज लिंक का। तो आप लोगों को प्रेस करना है कॉपी इमेज लिंक पर। आपने प्रेस किया, आपको आपका जो है इस इमेज का जो पाथ है, या हम कह सकते हैं इस इमेज की जो लिंक है, वो कॉपी हो गई है। ओके, तो हम सिंपल जाएंगे अपने पेज के अंदर। पेज नहीं, तो हम जाएंगे अपने कोड के अंदर। अपने कोड में गए, अब हमें क्या करना है, एसआरसी में हमें पाथ प्रोवाइड करना है हमारी इमेज का, तो हम सिंपली अपना कंट्रोल वी कर देंगे। हमने जस्ट अभी अभी इमेज का पाथ को कॉपी करके लाए हैं ब्राउज़र से, ठीक है। अब हमने पाथ तो दे दिया। ओके, तो क्या होगा अब इससे, हमारी जो है लॉयन की इमेज हमारे वेब पेज के अंदर दिखाई देनी चाहिए। तो जाके चेक कर लेते हैं क्या हमें लॉयन की इमेज दिखाई दे रही है। हाँ, आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, आपको दिखाई देगा भाई कि हाँ सक्सेसफुली हमने जो है लॉयन की इमेज को हमारे वेब पेज के अंदर दिखा दिया है। तो एसआरसी टैग के अंदर, इमेज टैग के अंदर हमारे पास दो एट्रीब्यूट होते हैं, एसआरसी और एल्ट। तो पहला एट्रीब्यूट होता है एसआरसी। एसआरसी एट्रीब्यूट के अंदर हमें क्या पास करना होता है, हमें अपनी इमेज की लिंक कह सकते हैं या पाथ कह सकते हैं, हमें वो जो है पेस्ट करना होता है। अब दूसरा जो एट्रीब्यूट है वो है एल्ट। अब इसका क्या यूज़ केस होता है, एल्ट के अंदर मान लो मैंने लिख दिया लॉयन, ठीक है। मैं अपने कोड पेज पे गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फ़र्क कब पड़ेगा, जब आपकी जो है आपका जो ये पाथ जो है इमेज का, वो गलत हो जाएगा। मान लो मैं लिखा यहाँ पर, मान लो मैंने आधा पाथ यहाँ से उड़ा दिया। अब ये जो है पाथ जो है गलत हो गया है, क्योंकि ये लिंक जो है गलत है। इस अ, तो अब एल्ट जो है अपने रूल में आएगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जो है इमेज जो है वो हमारे वेब पेज पर दिखाई नहीं दे रही है। क्यों 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 दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि जो हमारा जो पाथ था इमेज का, वो गलत है। तो इमेज हमारे वेब पेज पर दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन आप लोग देखेंगे कि इमेज के जस्ट इमेज का जो ये है इमेज फील्ड ऐसा कुछ आइकन है यहाँ पर, उसके जस्ट बगल में आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है लॉयन। ओके, तो जब भी आपकी इमेज का पाथ गलत होगा या इमेज की लिंक गलत होगी, तो आप लोगों को अपनी इमेज के जस्ट बगल इमेज फेलुअर का एक तो आइकन दिखाई देगा, और उसके जस्ट बगल में क्या दिखाई देगा, वो टेक्स्ट दिखाई देगा जो आपने लिखा है एल्ट के अंदर। मैंने यहाँ पे लिखा है एल्ट के अंदर लॉयन, तो मुझे जस्ट उस इमेज के बगल में लॉयन दिखाई दे रहा है। अब ये एल्ट रियल वर्ल्ड में क्या काम में आता है, ये एल्ट आपको बताएगा कि भाई यहाँ पर एक इमेज थी जिसका पाथ किसी टेक्निकल इश्यू की वजह से गलत हो गया है। अ, अब आप लोगों को ऐसा पता लगेगा भाई वो इमेज किसकी थी, तो आप वहाँ पर एल्ट टैग रोल में आता है। एल्ट टैग आपको बताएगा कि भाई यहाँ पर एक लॉयन की इमेज थी। तो यही यूज़ केस होता है एल्ट एल्ट एट्रीब्यूट का इमेज टैग के अंदर। जब भी आपका पाथ गलत होगा, तो आपके एल्ट टैग में जो भी टेक्स्ट लिखा होगा वो आपके वेब पेज पर दिखाई देगा। ओके, तो अभी मैं काम करता हूँ, उस यूआरएल को सही कर लेता हूँ। इस यूआरएल को मैंने सही कर लिया। अब आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ पर आपको लॉयन की इमेज दिखाई देगी। तो हमने जो है सिंपली इमेज टैग समझ लिया है। अब नेक्स्ट हम समझने वाले हैं क्या, एंकर टैग। ओके, अब सपोज करो कि भाई आप आपका ये वेब पेज है। ओके, अब आपको इस वेब पेज पर आपको एक टास्क मिला है कि भाई इस वेब पेज पर एक टेक्स्ट लाओ, और जिस पर आप क्लिक करके सीधे गूगल की वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाओ। ओके, तो वो करने के लिए आपको क्या यूज़ में लेना होगा, आपको यूज़ में लेना होगा एंकर टैग। अब एंकर टैग का क्या काम होता है, एंकर टैग का काम होता है कि भाई आपका जो वेब पेज है उससे आपको किसी भी दूसरे वेब पेज पर या किसी अदर वेबसाइट पर आपको रिडायरेक्ट करवा दे। अब आपको क्या करना होगा, मान लो आपका टास्क है कि भाई आपको गूगल पे रिडायरेक्ट होना है। तो आप सिंपल क्या करेंगे, गूगल सर्च करेंगे।
google.com। आपने सर्च किया, ये google.com का पेज है। ओके, आपको क्या करना है कि भाई मुझे यहाँ पर एक बटन लाना है, उस पर क्लिक करते ही मैं सीधा यहाँ पर इस वाले पेज पर रिडायरेक्ट हो जाऊँ। ओके, तो इस टास्क को करने के लिए आपको करना, सबसे पहला काम करना है आपको, जो है ये ऊपर आपको यूआरएल लिखा हुआ है इस वाले पेज का, गूगल के पेज का, आपको उसको कॉपी करना है। ओके, आपने इसको कॉपी किया, कॉपी कर लिया मैंने कॉपी सब कर लिया है। अब मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, सिंपली मैंने हटा दिया उसको। अब उसको कॉपी करके जो आपने पाथ या लिंक जो भी है कॉपी किया उस वेबसाइट का, वेब पेज का, आपको क्या करना है, आपको ये href एट्रीब्यूट के अंदर उसको पेस्ट कर देना है। ओके, आपने क्या किया, एंकर टैग के अंदर href के अंदर वो पाथ प्रोवाइड कर दिया, या कह सकते हो वो लिंक प्रोवाइड कर दी जिस वेबसाइट के ऊपर आपको रिडायरेक्ट होना है, हमने कर दिया। अब अपने वेब पेज पर जाके देखते हैं क्या कुछ हुआ। अभी हमारे वेब पेज पर हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों दिखाई नहीं दे रहा है? क्योंकि हमने एंकर टैग को कोई कंटेंट प्रोवाइड नहीं किया है। जैसे क्योंकि हमने ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में कुछ भी नहीं लिखा है। हम इसके बीच में जब कुछ लिखेंगे तभी तो वो जाके आपको अपने वेब पेज पर दिखाई देगा। मान लो यहाँ पे हम लिखते हैं विजिट गूगल, हमने लिख दिया विजिट गूगल, मैंने कर दिया कंट्रोल+सेव। ओके, अब आप लोग अपने वेब पेज पर जाएँ तो आपको क्या दिखाई देना चाहिए, विजिट गूगल दिखाई देना चाहिए। आप लोग जाके देखेंगे, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक विजिट गूगल नाम से एक टैक्स दिखाई दे रहा है। ये और टैक्स से नॉर्मली अलग है थोड़ा सा। क्यों अलग है? क्योंकि ये एंकर टैग है। एंकर टैग मतलब कि भाई ये एक सिंपली एक लिंक है जिस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप दूसरे वेब पेज या वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाने चाहिए। तो ये आप लोगों को दूसरे टैग से डिफरेंट दिखाई देगा क्योंकि ये एक एंकर टैग है। ये में दिखाई देता है ब्लू कलर में और एक अंडरलाइन टेक्स्ट। अब हमारा टास्क क्या था कि भाई हमें एक बटन क्रिएट करना है, हमने क्रिएट कर लिया विजिट गूगल नाम से। अब हमें दूसरी वेबसाइट बोले तो गूगल पर आपको रिडायरेक्ट होना था इस पर क्लिक करने पर। क्या हम ये सक्सेसफुली कर पाए? हम क्लिक करके देखते हैं। हमने जैसे इस पर क्लिक किया, और अपन जो है गूगल पर आ गए, मतलब हमने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया। तो सिंपली आप समझ रहे होंगे एंकर टैग का क्या यूज़ होता है। अपने वेब पेज से मान लो आपको किसी दूसरी वेबसाइट, मान लो गूगल पर जाना है, कल को आपको माइक्रोसॉफ्ट मान लो रिडायरेक्ट होना हो, तो आप लोगों को एंकर टैग को यूज़ में लेना होगा। और एंकर टैग के अंदर क्या करना है आपको, आपके पास सबसे पहले एक एट्रीब्यूट होता है href नाम से, उसके अंदर हमें क्या पास करना है, उसके अंदर हमें उस वाली वेबसाइट या वेब पेज कह सकते हैं, उसका पाथ या लिंक प्रोवाइड करना है जिस पर हमें रिडायरेक्ट होना है। और बीच में हमें वो कंटेंट लिखना है, इन दोनों टैग्स के बीच में, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में हमें वो कंटेंट लिखना है जो हमें अपने वेब पेज पर शो करना है, जिस पर क्लिक कर कर हम जो है उस वाले इस वाले पाथ पर जो है रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो हम एक बार और देख लेते हैं। मैं जैसे विजिट गूगल पर क्लिक करता हूँ, हम सिंपली गूगल पर चले जाते हैं, तो हमारा एंकर टैग सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपने एंकर टैग भी समझ लिया होगा। तो आज की वीडियो हमने देखा हेडिंग टैग, HR टैग, BR टैग, पैराग्राफ टैग, इमेज टैग और एंकर टैग। ओके, अब हम एक काम करेंगे कि हम इसे कुछ पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं HTML की वीडियोस को। तो ये पार्ट फर्स्ट हो गया। अब पार्ट सेकंड में मैं कुछ और टैग्स आपको एक्सप्लोर करवाऊंगा, जैसे जैसे टेबल टैग, फॉर्म टैग, इस तरह के टैग्स जो हैं हमारे बचे हुए हैं अभी, उनको हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और बेल आइकन दबा दो ताकि आप आने वाली नेक्स्ट वीडियोस को, HTML की नेक्स्ट वीडियोस को मिस ना कर पाए। ओके, तो थैंक यू।